हेलो ऑल डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आरएनए। जी हाँ, कॉन्सेप्ट आरएनए के नर्सिंग एक्सप्रेस 10 मिनट शो के अंदर आपका स्वागत है। थोड़ा सा इसका डिस्क्राइब कर दूं मैं। एग्जाम आ रहा है, बच्चे लगातार इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं कि सर क्या नीडफुल, क्या नीडफुल, क्या नीडफुल। तो आपके कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार द्वारा एक छोटी सी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कोशिश की जा रही है कि एग्जाम ओरिएंटेड रिपीटेड टॉपिक पर 10 मिनट की एक छोटी सी क्लास हो और उसमें उस टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया जाए। तो पूरी ऐसी कोशिश है कि अग्रिम एग्जाम तक बहुत सारे टॉपिक्स पर ये 10 मिनट के शो के द्वारा आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का ज्ञान करा दिया जाएगा, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो मैं हाजिर हूं अपने पहले एपिसोड के अंदर, और इस एपिसोड में अपन इस 10 मिनट शो के अंदर आपको मैं रूबरू कराऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जिस पर क्वेश्चन आता है। केवल ये 10 मिनट का वीडियो इस टॉपिक से बनने वाले सभी क्वेश्चंस को नस्तर नाबूद कर देगा। टॉपिक का नाम है एंटी कोएगुलेंट। व्हाट आर द एंटी कोएगुलेंट? वह कंपोनेंट, सबस्टेंस या ड्रग जो कोएगुलेशन को डिले करते हैं या कोएगुलेशन को रोकते हैं, एंटी कोएगुलेंट कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं सर एंटी कोएगुलेंट? तो सभी साथियों को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी कोएगुलेंट जिसका नाम है हेपेरिन। हेपेरिन में बनने वाले समस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यदि मैं डिस्कस करूं, हेपेरिन बॉडी में पाया जाने वाला एक नेचुरल एंटी कोएगुलेंट है। हेपेरिन बॉडी में पाया जाने वाला एक नेचुरल एंटी कोएगुलेंट होता है। सर हमारी बॉडी में हेपेरिन आता कहाँ से है? बिल्कुल जी, हमारी बॉडी में आता है, यह हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है बाय द मास्ट सेल। द हेपेरिन हैज बीन सीक्रेटेड फ्रॉम द मास्ट सेल। सर हमारी बॉडी में हेपेरिन रहता है, ब्लड का थक्का बनने में रोकता है। रोकता कैसे है ये? बिल्कुल जी, अपनी बॉडी में कंपोनेंट होता है जो ब्लड के अंदर बनता है, जिसका नाम है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन बनता है प्रोथ्रोम्बिन से। थ्रोम्बिन बनने के बाद फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। तो ये भाई क्या करता है, उस थ्रोम्बिन को अपने साथ बांध लेता है कि अरे नहीं, आगे का काम नहीं करना है। तो आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, इसका मोड ऑफ एक्शन होता है थ्रोम्बिन को बांधना, यानी इसका मोड ऑफ एक्शन होगा एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी। इसका मोड ऑफ एक्शन होगा एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी। चले जी सर हम किसी पर्सन को हेपेरिन दे रहे हैं, हेपेरिन का यूज कैसे कैसे किया जाता है? व्हाट आर द यूजेज ऑफ हेपेरिन? तो हेपेरिन का यूज दो वे में करते हैं। एक तो करते हैं इन विट्रो, एक तो करते हैं इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब है जी टेस्ट ट्यूब में यूज करेंगे। हाँ जी, टेस्ट ट्यूब में यूज करेंगे। कौन सी कंडीशन में, कौन सी जांच में करेंगे सर? आंसर है एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस के लिए लिया जाने वाला सूटेबल एंटी कोएगुलेंट या जिस वाइल में ब्लड सैंपल लेते हैं उसका नाम है हेपेरिन वाइल। दूसरा इसका यूज करते हैं बॉडी में। बॉडी में इसका यूज है इन वीवो। इन वीवो के बारे में यदि मैं बात करूं, तो जो सर्जरीज होती हैं, खासकर कार्डियक सर्जरी, उसमें आफ्टर द सर्जरी रिस्क ऑफ थ्रोम्बस को कम करने के लिए अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। सभी ने एक नाम सुना होगा, हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस में जो कॉमन एंटी कोएगुलेंट काम में लेते हैं वो हेपेरिन होता है। उसके अलावा सेंट्रल वीनस कैथेटर जो अपन डालते हैं या कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं, उसमें भी ट्यूब को फ्लश करने के लिए जो सूटेबल एंटी कोएगुलेंट काम में लेते हैं उसका नाम हेपेरिन होता है। आगे बढ़े अपन। सर हम हेपेरिन किसी पर्सन को चला रहे हैं, कौन से रूट से इसको दिया जाना चाहिए? बिल्कुल डियर, यहां भी क्वेश्चन बनता है। इसका कॉमन रूट होता है आईवी और एससी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कभी भी इसको आईएम रूट से नहीं देते हैं। कभी भी हेपेरिन को आईएम रूट से नहीं देते हैं। आप आईएम रूट से इसको दोगे तो वहां ब्लीडिंग होगी, चूंकि हेपेरिन लग रहा है, रुकेगी नहीं, हेमेटोमा बन जाएगा। तो हेपेरिन को कभी भी आईएम रूट से नहीं दिया जाता है। सर हेपेरिन चल रहा है, मुझे हेपेरिन 3 4 5 घंटे काम करता है, तो दिन में कितने इंजेक्शन लगाने चाहिए हेपेरिन के? देखिए, हेपेरिन जब चलता है, अगर इसकी डोज ज्यादा हो जाएगी तो ब्लीडिंग हो सकती है, तो मैं इसकी डोज को कैलकुलेट करता हूं। उसके लिए लगातार मॉनिटरिंग मुझे करनी पड़ती है, एपीटीटी। हेपेरिन जिसको चल रहा है उसमें लगातार मॉनिटरिंग होती है, एपीटीटी।
सर नॉर्मल एपीटीटी कितना होता है? 30 से 40 सेकंड होता है। अच्छा, हेपेरिन चल रहा है तो कितना हो जाना चाहिए? हेपेरिन चल रहा है तो एपीटीटी नॉर्मल रेंज से 1.5 से 2.5 गुना हो जाना चाहिए। नॉर्मल रेंज से 1.5 से 2.5 गुना हो जाना चाहिए। 1.5 से 2.5 टाइम मोर हो जाना चाहिए। 2.5 से ज्यादा हो गया तो डोज को कम कर दो, और 1.5 से कम रह गया तो डोज को बढ़ा दो। कि सर 1.5 से 2.5 इसके हिसाब से बताओ ना, तो ये रेंज थोड़ी वेरिएबल है लैब टू लैब, तो वहां लैब टू लैब के अनुसार इसको 1.5 से 2.5 मानते हैं, तो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए 1.5 से 2.5। अगर सर हेपेरिन का एक आध इंजेक्शन एक्स्ट्रा लग गया तो इसकी एक्सेसिव डोज से क्या हो जाएगा गुरुजी? क्वेश्चन का आंसर है यदि इसकी डोज एक्सेसिव हो गई तो एक्सेसिव डोज से ब्लीडिंग हो सकती है। हेपेरिन की एक्सेसिव डोज से क्या हो सकती है? ब्लीडिंग हो सकती है। अगर सर इससे ब्लीडिंग होने लग जाए तो क्या इसका कोई एंटीडोट उपलब्ध है? बिल्कुल यूनिवर्सल सवाल, जो शायद मैं नहीं बताऊं तो भी सभी साथियों को पता है। हेपेरिन की वजह से ब्लीडिंग हो जाए तो कोएगुलेंट लगाते हैं, उस कोएगुलेंट का नाम है प्रोटामीन सल्फेट। उस कोएगुलेंट का नाम है प्रोटामीन सल्फेट। तो दीज ऑल आर द क्वेश्चन इनसाइड द हेपेरिन। हेपेरिन नेचुरल को एंटी कोएगुलेंट है, मास्ट सेल से आएगा, थ्रोम्बिन को बांधेगा, टेस्ट ट्यूब में भी काम में लेते हैं, एबीजी एनालिसिस में, बॉडी के अंदर भी काम में लेते हैं, कार्डियक में एमआई स्ट्रोक की रिस्क को कम करने के लिए, आफ्टर कार्डियक सर्जरी, हीमोडायलिसिस, सेंट्रल लाइन को फ्लश करने के लिए। कभी भी आईएम रूट से नहीं देते। जब हेपेरिन चल रहा है तो डोज को सेट करने के लिए एपीटीटी मॉनिटर करेंगे। एपीटीटी होना चाहिए नॉर्मल रेंज से 1.5 से 2.5 गुना। डोज ज्यादा लग गई तो ब्लीडिंग हो जाएगी। इसका एंटीडोट क्या है? तो आंसर है प्रोटामीन सल्फेट। दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसाइड द हेपेरिन। दूसरे एंटी कोएगुलेंट को भी अपन यहां डिस्कस कर लेते हैं, जिस पर भी कॉमनली एग्जाम में सवाल आते हैं। दूसरे एंटी कोएगुलेंट का नाम है वारफेरिन। वारफेरिन क्या एक एंटी कोएगुलेंट है? बिल्कुल एंटी कोएगुलेंट है। इसको कॉमनली काम में लेते हैं बॉडी के अंदर, बोले तो इन विवो। ये एंटी कोएगुलेंट को कॉमन फॉर्म जो अपन काम में लेते हैं वो होती है टैबलेट फॉर्म। अच्छा, यह शरीर के अंदर जाकर कोएगुलेशन को रोकेगा? हाँ जी, बिल्कुल रोकेगा। कैसे रोकेगा सर? इसका मोड ऑफ एक्शन होगा विटामिन के को बांध लेगा, तो इसका मोड ऑफ एक्शन होता है एंटी विटामिन के एक्टिविटी। एंटी विटामिन के एक्टिविटी। अच्छा सर, मैंने वारफेरिन की गोली खा ली तो क्या इसका असर तुरंत आ जाएगा? नहीं, इसका असर आने में लगभग 72 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर को बनाता है, और ये विटामिन के को बांधेगा तो जो बन गए वो तो काम करेंगे, 72 घंटे में इसका असर आएगा। सर मैं विटामिन के की गोली ले रहा हूं तो एक ही डोज क्या लगातार चलती रहे? हाँ जी, इसका भी डिसीजन होता है। और जिन पर्सन को वारफेरिन चल रहा है, पहली बात वारफेरिन कौन से पर्सन को चलता है? तो जब हार्ट में नए वाल लगते हैं, जब हार्ट में नए वाल लगते हैं, और वो होते हैं मैकेनिकल, आफ्टर मैकेनिकल प्रोस्थेटिक हार्ट वाल। जिनको हार्ट में मैकेनिकल वाल लगते हैं उनमें लाइफ लॉन्ग वारफेरिन थेरेपी चलती। जब वारफेरिन थेरेपी चल रही है तो इसकी डोज फिक्स रहेगी या कम ज्यादा हो सकती? कम ज्यादा हो सकती है। तो सर कम ज्यादा करने के लिए कौन सी चीज है जो मॉनिटर करनी चाहिए? कौन सी चीज है जो मॉनिटर करनी चाहिए? तो जब वारफेरिन चल रहा है तो मॉनिटर करते हैं पीटी और आईएनआर। सर दोनों में से ज्यादा कीमती कौन सा है बता दो? तो आंसर है आईएनआर। सर आईएनआर की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 0.8 से 1.2। सर आईएनआर क्या होता है? इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो होता है। सर वारफेरिन में भी क्या यह इतना रहेगा? नहीं जी, जिन पर्सन को वारफेरिन चल रही है उनमें आईएनआर बढ़ जाएगा, और आईएनआर हो जाता है 2 से 3। 2 से 3 आईएनआर हो जाता है। अगर आईएनआर 2 से कम है तो वारफेरिन की डोज को बढ़ा दो, और आईएनआर 3 से ज्यादा है तो वारफेरिन की डोज को कम कर दो। तो जिनको वारफेरिन थेरेपी चल रही है उनमें अपन पीटीआईएनआर की जांच कराते हैं। सर यदि कोई 10-15 गोली एक साथ खा ले, एक्सेसिव डोज हो जाए तो उसको क्या होगा? तो वही ब्लीडिंग हो सकती है। सर ब्लीडिंग हो गई तो क्या इसका कोई एंटीडोट उपलब्ध है? हाँ जी, क्योंकि यह विटामिन के को बांध रहा है,
तो इसका एंटीडोट क्या होगा? तो आंसर है कि सर विटामिन के होगा। द एंटीडोट ऑफ वारफेरिन इज विटामिन के। क्या सर इस दवाई को प्रेगनेंसी में दे सकते हैं या हेपेरिन को देना चाहिए? इस दवाई को प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। वारफेरिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि यह दवाई प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। यह दवाई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी तो भैया फीटस में पहुंचेगी, और फीटस में पहुंचेगी तो ब्लीडिंग करा देगी, और ब्लीडिंग कराएगी तो बच्चे में नुकसान होगा। तो यह दवाई यूजुअल तौर पर प्रेगनेंसी में नहीं दी जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हेपेरिन और वारफेरिन से संबंधित सभी तरह के क्वेश्चन हो गए। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, सभी का पोस्टमार्टम अपन ने कर लिया। तो इस पर्टिकुलर 10 मिनट शो के अंदर 2 इंपॉर्टेंट एंटी कोएगुलेंट अपन ने बताए। जुड़े रहें इस पर्टिकुलर सीरीज के साथ। कोशिश होगी कि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का इस 10 मिनट सीरीज के द्वारा पूरी टीम के माध्यम से खात्मा कर दिया जाएगा जस्ट बिफोर द एग्जाम। तो ओके, थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।